अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाउ बच्चों, हमारी बात चल रही है इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर। और कल इन्वायरमेंटल इशू में हमने देखा कि जो आबी आलूदगी होती है, जो पानी के अंदर गंदगी होती है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि पानी के अंदर जो गंदगी होती है उसमें डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं, घरेलू कचरे होते हैं, इसी तरह से फैक्ट्री के इफ्लुएंस होते हैं, फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी होता है। फिर हमने कहा कि ये जो गंदा पानी होता है इसकी वजह से असल में होता क्या है। तो इसकी वजह से ये होता है कि पानी के अंदर जो गैर नामियाती मादे हैं और जो नामियाती मादे, इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। गैर नामियाती मादों को तो आप अलग कर देंगे, प्लास्टिक को तो अलग कर देंगे, लेकिन नामियाती मादों को कैसे अलग करेंगे, वो अलग नहीं हो सकते। तो हमने उसके लिए कहा था कि हमने जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें हमने देखा था कि किस तरह से डोमेस्टिक वाटर यानी सीवेज का ट्रीटमेंट होता है। तो उसमें हमने देखा था कि माइक्रोब्स का कैसा इस्तेमाल किया जाता है और माइक्रोब्स के जरिए उसको किस तरह से प्यूरिफाई करते हैं। फिर हमने देखा था कि अगर आपके पास कोई वाटर है और उसमें सीवेज कितना है या वो कितना खराब है, अगर इसको समझना है तो उसके लिए क्या चेक किया जाता है, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो हमने कहा कि जैसे किसी दरिया में आप सीवेज को ऐड करते हैं तो उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एकदम से बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उस गंदे पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नामियाती मादों का इस्तेमाल करके अपनी ग्रोथ करते हैं। तो उनकी ग्रोथ बढ़ेंगी तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बीओडी बढ़ जाती है। फिर हमने कहा कि यही बीओडी का इस्तेमाल करके हम किसी भी सीवेज के अंदर कितना ज्यादा गंदगी है ये पहचान सकते हैं। कैसा? तो हमने कहा कि जैसा जैसा बीओडी कम होगी वैसा वैसा सीवेज के अंदर गंदगी यानी नामियाती मादे क्या होते जाएंगे, कम। तो बीओडी कम होने का मतलब है पानी साफ है, बीओडी ज्यादा होने का मतलब पानी गंदा है। एक कंसेप्ट। दूसरा हमने कहा था कि ये जो गंदा पानी है, तो हमने कहा कि एक और बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ कि इसी गंदे पानी को यूज करके वो प्लांट जो पैरासिटिक है, या हाँ, कल बार बार मैं एक वर्ड जो बोल रहा था वो था एक्सोटिक प्लांट। क्या बोला जाता है इनको? एक्सोटिक प्लांट। एक्सोटिक प्लांट यानी ऐसा प्लांट जिसको आपने बाहर से लाया है। और ये एक्सोटिक प्लांट क्या करता है, वहां पर मौजूद प्लांट्स के कंपैरिजन में अपनी ग्रोथ बहुत जल्दी करता है, उसको बोला जाता है एक्सोटिक प्लांट। कल मैं बोल रहा था कि मेरे को यार ये टर्म याद नहीं आ रहा है। तो जो जो हमने कहा ना, टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल की दहशत, दैट इज इकोर्निया क्रैसिबस, दैट इज वाटर हाइसिन। ये जो प्लांट है इसको कहा जाता है एक्सोटिक प्लांट। एक्सोटिक प्लांट मतलब वो प्लांट जो बाहर से लाया गया था। ठीक है, तो ये एक्सोटिक प्लांट होते हैं। तो ये एक्सोटिक प्लांट, चूंकि एक्सोटिक, हम आगे चल के या आप लोगों ने पॉपुलेशन इंटरेक्शन के अंदर ये बात पढ़ी होगी कि एक्सोटिक प्लांट का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होता, उसको कोई रोकने वाला नहीं होता, इसलिए उनकी ग्रोथ क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ये जो वाटर हाइसिन है ये क्या करते हैं, पानी के अंदर क्या करते हैं, अपनी रूट्स बढ़ा देते हैं। तो इसलिए कि क्या करते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है ये अचानक में बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि क्या करेंगे, पानी के अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट है ये सब यूज करेंगे। तो अब जब इन न्यूट्रिएंट यूज करेंगे तो इनके नंबर बढ़ जाएंगे। इनके नंबर अगर बढ़ गए तो ये ऑक्सीजन को ज्यादा कंज्यूम करेंगे, और जब ये ऑक्सीजन को ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो इनके आजू बाजू दूसरे जो जानदार है उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इस वजह से उनकी क्या हो जाएंगी, डेथ। को गुरु, हाँ, मतलब क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि ये उनको नहीं रोकेंगे, ये ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम कर लेंगे। तो ये ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे तो दूसरों को ऑक्सीजन की कमी हो गई, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो सारे के सारे क्या होते जाते हैं, एक्सक्लूड होते जाते हैं, निकलते जाते हैं, मरते चले जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए था ना इनकी ग्रोथ जो फास्ट होती है। हाँ, सलीम अली लेक में बाजू से जो है, तो ठीक है। और हम वही बोला कि बहुत जल्दी पूरे इंडिया के अंदर इनकी ग्रोथ ज्यादा हुई। आमतौर पे देखने को मिलता है पिंक कलर के फ्लावर होते हैं, बड़े 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 पत्ते होते हैं इनके। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने घरेलू वेस्ट की बात किए थे, जिनकी वजह अस्पताल के वेस्ट की बात किए थे। फिर उसके बाद हमने वो कंपनीज की बात की है जहां पर कागज बनते हैं, पेट्रोलियम है। तो हमने कहा कि वहां से जो धात निकलती है उसका 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है। इस तरह से ये क्या है, पारा है, कैडमियम है, तांबा है, इनकी वजह से भी क्या होता है, पानी आलूदा होता जाता है। नाउ अब एक जो कंसेप्ट हमको इसके बाद पढ़ना है या समझना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस पर सवालात किए गए हैं। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है बायो मैग्निफिकेशन। क्या वर्ड है वो? बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन।
ना आमतौर पे हम बोलते हैं मैग्नीफाई। मैग्नीफाई करना मतलब नहीं, वाज़े करना, ठीक है, या आप दूसरे अल्फाज में बोलेंगे क्लियर करना, ठीक है। ये वाज़े करना और क्लियर करना का मतलब क्या होता है? अब किसी चीज को वाज़े करेंगे या क्लियर करेंगे तो आप क्या करते हैं, जैसा आपके पास लेंस है या माइक्रोस्कोप होता है, तो माइक्रोस्कोप में हम छोटी छोटी चीजें देखते हैं, तो वो छोटी चीजों को हम क्या करते हैं, बड़ा करके देखते हैं, जूम करते हैं। तो जूम करने का मतलब है वाज़े करना, क्लियर करना। तब जो भी चीज को क्लियर करना होता है तो क्लियर कैसा करेंगे, क्लियर करेंगे उसको बढ़ाकर। क्लियर कैसा करेंगे, बढ़ाकर। तो किसी भी चीज को जब बढ़ाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, मैग्नीफाई। और जब आप किसी जानदार चीज के अंदर उस चीज को बढ़ाएंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे, बायो मैग्नीफाई, ठीक है ना। अब बात को समझो कि क्या होता है। अक्सर गंदा जब पानी होता है तो गंदे पानी के अंदर कुछ जहरीले मादे हैं जो किसी सनती एरिया से निकल रहे हैं, किसी कारखाने से निकल रहे हैं। तो कुछ जहरीले मादे ऐसे होते हैं जो सनती कारखानों के फजलाती या गंदे पानी में निकलते हैं, और ये आबी फूड चेन के अंदर, कौन से वाली फूड चेन के अंदर, आबी फूड चेन, एक्वेटिक फूड चेन, यानी आबी फूड चेन। आबी फूड चेन का मतलब क्या होता है, आबी फूड चेन का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल पानी है, पानी में जो भी अज्जा रहेंगे उसको खाना है, तो ये पानी के अज्जा को कौन खाते हैं, ज़ूप्लैंक्टन। ज़ूप्लैंक्टन को कौन खाते हैं, छोटी मछलियां। छोटी मछलियों को कौन खाती हैं, बड़ी मछलियां। और फिर मछलियों को कौन खाते हैं, मछलियों को खाने वाले बर्ड्स, और उन बर्ड्स को इंसान खाता है, ठीक है। तो एक तरह से यहां पर जब फूड चेन की बात हो रही है, चेन मतलब लॉन्ग जंजीर, एक से दूसरे को जुड़ी हुई कड़ियां जब हम बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं जंजीर। यहां पर फूड वेब, और वो भी कौन सी वाली फूड है, वेब है आबी, यानी ऐसे जानदार जो पानी से अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तब होगा क्या कि जब भी कारखाने से निकला हुआ फुजला वगैरह निकलेगा, गंदा पानी निकलेगा, अगर उसमें कैडमियम है या उसमें कोई दूसरे जर्रात अगर है, तो क्या होगा, पानी से उसको जब खाना का काम ज़ूप्लैंक्टन करेगा तो ज़ूप्लैंक्टन हो सकता है कि 0.003 ग्राम उसको खा ले। 0.033 अगर एक पानी के अंदर से ज़ूप्लैंक्टन ले लेगा तो ज़ूप्लैंक्टन के अंदर हो सकता है कि धीरे धीरे वो जमकर कितना हो जाए, 0.04। फिर ज़ूप्लैंक्टन को कौन खा ले, छोटी मछलियां। तो छोटी मछली एक ज़ूप्लैंक्टन को खाएंगी क्या, 10 ज़ूप्लैंक्टन को खाएंगी। तो 10 ज़ूप्लैंक्टन से उसके बॉडी में क्या चला गया, वो धात। तो मछली के बॉडी में कितनी हो गई, 0.5। यानी क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ते जा रही है, जर्रा, जहरीला मादा। तो जहरीला मादा पानी में बहुत कम था, लेकिन जैसा जैसा वो फूड चेन का पार्ट बना तो एक जानदार से दूसरे जानदार से तीसरे जानदार, यानी जानदारों के जिस्म के अंदर उसकी क्वांटिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उसी को बोला जाता है बायो मैग्निफिकेशन। क्या बोला जाता है इसको, बायो मैग्निफिकेशन। तो बायो मैग्निफिकेशन में एक के बाद दीगर ट्रॉफिक सतहों में जहरीले मादे का जो इर्तिकाज है, जो क्वांटिटी है, उसमें क्या होता है, इजाफा, वो बढ़ता जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि अज़ुयों में जमा होने वाले जहरीले मादे का जो तहव्वुल या इखराज वो नहीं होता। यानी पानी के अंदर ये जो धात है ये तो पिघलने वाली नहीं है, तो वो स्टोर रहेंगी। तो ज़ूप्लैंक्टन उसको खा लेगा। ज़ूप्लैंक्टन जब खाएगा तो ज़ूप्लैंक्टन में वो धात पिघलने वाली है क्या, नहीं, वो उसके बॉडी में बच जाएंगी। ज़ूप्लैंक्टन को मछली खा लेगी तो इस तरह से वो धात मछली के बॉडी में चले गई। अब मछली जब ज़ूप्लैंक्टन खाएंगी तो एक नहीं खाएंगी, 10 खाएंगी, तो 10 से जमा होने वाला। अब मछली, कोई बड़ी मछली एक मछली नहीं खाएंगी, वो कई सारी छोटी मछलियां खाएंगी। तो इस तरह से होते होते धीरे धीरे वो धात की मिकदार एक सतह से दूसरी सतह में, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल में क्या होते जाएगी, इंक्रीज होते जाएगी, उसमें इजाफा होता जाएगा। उसको बोला जाता है बायो मैग्निफिकेशन। बात समझ में आया ना। लिहाजा दूसरी ट्रॉफिक सतह पर वो क्या होता है, मुंतकिल होता जाता है। ये अमल खास तौर पर से डीडीटी और पारा, यानी मर्क्यूरी और पारा, डीडीटी ये एक तरह की दवा थी
डीडीटी ये एक तरह का था टॉक्सिन था जिसको छिड़काव के लिए यूज किया जाता था, पेस्टिसाइड्स के लिए, पेस्ट को किल करने के लिए, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। हुआ क्या कि जैसा जैसा समंदर में क्या हुआ, बारिश हुई, खेत के अंदर डीडीटी डाला हुआ है, तो खेत के पानी बहता हुआ समंदर के पानी में मिल गया। अब समंदर के पानी में क्या बढ़ गया, डीडीटी। अब इस पानी को किसने इस्तेमाल किया, ज़ोबलंगडा। तो पानी से निकल के होगा आ गया ज़ोबलंगडा, ज़ोबलंगडा से निकल के कहाँ आ गया, छोटी मछली, छोटी मछली से कहाँ आ गया, बड़ी। इस तरह से अब वो तो धीरे धीरे क्या होता गया, डीडीटी की क्वांटिटी एक ट्रॉफिकल लेवल से दूसरे ट्रॉफिकल लेवल में क्या होती चली गई, बढ़ती हुई चली गई। उसी को यहाँ पर क्या बोला जाता है, बायो मैग्निफिकेशन। यानी हमको ये बात समझना है कि अगर गंदगी पानी में रहेगी तो गंदगी जो पानी में है अगर वो इनसोल्यूबल है तो उसका क्या होगा, बायो मैग्निफिकेशन। यानी आज अगर मैं ये बोलूं कि यार मेरे बॉडी के अंदर आयरन निकला, तो मेरे को ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा फूड मैं खा रहा था, वो फूड कहां से लाया था, और वो फूड को कौन सा पानी मिल रहा था। यानी फिर मेरे को जाके समझ में आएगा कि यार ये जो खेत है, ये खेत ऐसे समंदर के बाजू है जहां पर जो पानी निकलता है वो पानी किसी फैक्ट्री से निकलता है, और उस फैक्ट्री के पानी में ये फला फला मेटल की ज्यादा क्वांटिटी है, और मैं ये फूड इस्तेमाल कर रहा था। यानी पूरी फूड चेन को इसने क्या कर दिया, डिस्टर्ब, खराब कर दिया। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि पानी को भी हमको क्या करना होता है, प्यूरिफाई करना होता है, तभी जाके हम उसको समंदर में क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं। और उसी के लिए हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ा था, ठीक है। नाउ इसी तरह से डीडीटी के इर्तिकाज में एक के बाद दीगर ट्रॉफिक सतहों में इजाफा होता है। फर्ज कीजिए पानी में ये जो लेवल है ये कितनी है, 0.03 ppb, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। कितना पार्ट्स पर बिलियन है, 0.003। एग्जाम में इस पे सवाल किया गया है, इसलिए इस नंबर को आपने एग्जैक्टली ऐसे ही याद रखना है कि पानी में जो डीडीटी है उसकी क्वांटिटी कितनी है, 0.03 ppb, पार्ट्स पर बिलियन। और जब इसका बायो मैग्निफिकेशन हुआ तो मछली खाने वाली जो चिड़िया है उसके अंदर वो कितना हो गया, है ना। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए और यहां पर देखिए क्या हो गया, बुक्स में क्या है, 25, और यहां पर 25 है ना, यहां पर भी। इसको करेक्ट कर लीजिए, 25 ppm। गलती से बुक में शायद 5 ppm आ गया, यहां पर करेक्ट कर लिए। तो ये कितना हो गया, 25 ppm। देखिए यहां पर है ना बी था, ppb था, और यहां पर क्या है, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 लाख तक पहुंच गया। नाउ डीडीटी का कसीर इर्तिकाज परिंदों में क्या करता है। अब सवाल ये आता है कि हम डीडीटी को लेके क्यों परेशान हुए, या ये कैसे मालूम पड़ा कि डीडीटी नुकसान कर रहा है, जबकि ये डीडीटी की क्वांटिटी किसमें ज्यादा है, उस पानी में ज्यादा है जिसके अंदर या जो खेतों से बहता हुआ आ रहा है। वो दवा तो आपने खेत में डाले, वो जाके मिल गया पानी में, लेकिन उसका नुकसान किसको हो रहा है, परिंदे को। कैसा, तो ये हुआ कि जितने परिंदे थे उन परिंदों के पास जो अंडे होते थे, उस अंडे का जो शेल होता था वो शेल कमजोर बन रहा था। यानी परिंदे जब भी अंडे दे रहे थे वो अंडे क्या हो जा रहे थे, टूट जा रहे थे। तो ये बात है कि कसीर इर्तिकाज की वजह से क्या हुआ, परिंदों में कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें खलल पैदा होना शुरू हो गया। यानी वो जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है वो पूरा क्या हो गया, डिस्टर्ब होने की वजह से क्या हो गया, उनके जो अंडे हैं और अंडों के जो छिलके हैं वो पतले होने लग गए, और पतले होने की वजह से क्या होने लगे, क़ब्ल अज़ वक़्त वो टूटने लग गए। अब अगर क़ब्ल अज़ वक़्त या मैच्योरेशन से पहले अगर वो टूटने लगेंगे तो दो चीजें, उनके पास ग्रोथ नहीं होगी, उनकी जनरेशन नहीं होगी। अगर उनकी जनरेशन नहीं बढ़ेगी तो बायोडाइवर्सिटी नहीं बचेगी, बायोडाइवर्सिटी नहीं बचेगी तो पूरा अर्थ कोलैप्स हो जाएगा। यानी बर्ड्स जिन इंसेक्ट्स को खाते थे उन इंसेक्ट्स के नंबर बढ़ जाएंगे, वो इंसेक्ट जिन पौधों को खाते थे वो पौधों को ये बहुत बुरी तरह से खत्म कर देंगे। पौधे खत्म हो गए तो अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का प्रॉब्लम हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस का प्रॉब्लम हो गया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ गई। समझ में आ रहा है, तो ये पूरी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो यहां पर इस तरह से हो जाता है, लिहाजा परिंदों की आबादी के जवाल का ये क्या था, बास था। यानी उनकी आबादी में क्या हो रही थी, डिक्रीज होती,
ठीक है, यहां तक बात समझ में आया? तो ये एक पहला प्रोसेस है जिसको बोला जाता है बायोमैग्निफिकेशन। ना दूसरा प्रोसेस यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन यूट्रोफिकेशन में क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन समझ में आया? ठीक, बायोमैग्निफिकेशन समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? फातिमा, निखत, अक्सा, सना बेटा, ठीक, बात को समझिए। ठीक है, नाउ दूसरा है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का नया पैराग्राफ यहीं से स्टार्ट किया शायद मैंने। नाउ यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, देखो इसका स्पेलिंग सही लिखा क्या मैंने? पी है ना? यू यूट्रोफिकेशन ऐसा है क्या? यूट्रोफिके लगे रहता है कि स्पेलिंग में कुछ तो गड़बड़ हो। ठीक है, ये स्पेलिंग सही नहीं है। यूट्रोफिकेशन। नाउ यूट्रोफिकेशन क्या है? आमतौर पे हम ये देखते हैं या सुनते भी है, क्या सुनते हैं हम, कि किसी एक जगह पे पहले समंदर था। हम बोलते हैं कि यार किसी जमाने में यहाँ पर बहुत बड़ा समंदर था, लेकिन अब समंदर नहीं है, अब यहाँ पर सिर्फ खाली पीली पूरी जमीन है और यहाँ पर सिर्फ खेती होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि वो जो पानी वाला एरिया था, उस पानी वाले एरिया पे कुछ ऐसा अमल हुआ जिसकी वजह से धीरे 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 उसकी जो डीप लेवल थी, जो गहराई थी, वो गहराई धीरे 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 खत्म हो गई और अब वहां पर वो जो पूरी सतह है वो एक लेवल हो गई। अब वहां पर पानी कभी भी जमा नहीं होता, वो पूरी एक जमीन बन गया। तो उस अमल को यहां पर क्या बोला जाता है? यूट्रोफिकेशन। क्या बोला जाता है इसको? यूट्रोफिकेशन। अब उसी को हम समझ रहे हैं। नाउ पानी में क्या होते हैं? पानी में हयाती अज्जा होते हैं। हयाती अज्जा की वहां कसरत होती है, जिसकी वजह से झील की जो कुदरती उम्र है या उम्र रसीदगी को कहते हैं, यानी उसकी जो कुदरती उम्र होती है, उसकी जो नेचुरल एज होती है, ठीक है। नाउ नेचुरल एज डिसाइड होती है। किसी नई झील में पानी साफ और शफाफ होता है। कोई भी अगर नया झील बनेगा तो इस नए झील के अंदर पानी जो होगा वो बहुत क्लियर रहेगा, बहुत ट्रांसपेरेंट रहेगा, अच्छा रहेगा। और उस कुछ कुछ जिंदगी क्या दिखाई देने लगते हैं? आसार दिखाई देने लगते हैं। यानी पर वहां पर कुछ नई लाइफ क्या हो रही होती है? ओरिजिनेट हो रही होती है। नाउ अब क्या होता है? वक्त के साथ क्या होते हैं? छोटे नाले बनते जाते हैं, फिर तगजिया बख्श अज्जा है, यानी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने वाले जो अज्जिया है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, वो भी झील में क्या होने लगते हैं? दाखिल होने लगते हैं। अब क्या होगा? आबी उज़ुइयों की जिंदगी को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। तो क्या होगा? एक जगह ऐसी थी जहां पर पहले कोई जिंदगी नहीं थी, अब उस जगह पर खाने पीने के लिए मिलने लगा, तो वहां पर धीरे धीरे नंबर क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। यानी हयातियाती अज्जा या ऑर्गेनिज्म के नंबर वहां क्या हो गए? बढ़ गए। एक वक्त क्या आएगा? झील की जरखेजी में इजाफा होगा, उसके साथ नबातात, हैवानाती जिंदगी भी क्या होने लगेगी? फलने फूलने लगेगी। फिर क्या होगा? नामियाती जो मादे हैं, जो बचा कुचा मादा है, वो झील की तह में क्या होता रहेगा? जमा होता रहेगा। यानी अब क्या हो गया? जैसा जैसा उस झील के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है, नबातात की भी बढ़ रही है, हैवानात की भी बढ़ रही है, तो अब जब नबातात के नंबर बढ़ रहे हैं तो उनकी डेथ भी होगी। जब डेथ होगी तो वो जमा कहाँ होंगे? वो उसी पानी के अंदर नीची सतह में जाके क्या होंगे? जमा होना शुरू होंगे। जैसे जैसे उनकी डेथ होगी, वो पानी की सतह में जमा होते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी गहराई धीरे 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 क्या होते जाएगी? कम होते जाएगी। जैसा आपके पास है, आपके पास कोई कचरे का डब्बा है, वो कचरे के डब्बे में आप धीरे धीरे कचरा डालते रहते हैं, तो एक वक्त ये आएगा कि कचरे का डब्बा पूरी तरह से क्या हो जाएगा? भर जाएगा। अब उसमें आप कचरा और ऐड
तो पानी का भी ऐसी मामला है, जब झील के अंदर पूरे जानदारों की पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो वहां पर मौजूद सारे नबातात, हैवानात, जैसा जैसा उनकी डेथ होती जाती है तो वो सतह जमीन पर जमा होते जाते हैं। वैसे उसकी वजह से उसकी जो डेप्थ है, उसकी जो गहराई है, वो धीरे 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 क्या होने लगती है, कम होने लगती है। यानी ये जो मरे हुए मादे हैं ये अब एक नई जमीन की तामीर वहां कर रहे होते हैं। तो ये होता है कि सैकड़ों साल बाद जैसे जैसे मिट्टी और नामियाती मादे जमा होना शुरू होते हैं, झील उथली और क्या होते जाती है, गर्म होते जाती है। और खुश्क माहौल में रहने वाले उज़्वियों को हटाकर इनकी जगह, देखिए सॉरी, यहाँ पर जो कोल्ड वाटर है, ठीक है, कोल्ड वाटर वाला माहौल है, उसमें रहने वाले जानदारों को हटाकर इसकी जगह गर्म पानी वाले उज़्वे ले लेते हैं, यानी वार्म वाटर वाले एनिमल लेना शुरू कर देते हैं। नाउ फिर क्या होता है, दलदल बन गया। अब धीरे धीरे पानी वहां पर खत्म होने लगेगा, तो पानी खत्म होने के बाद जो भी मिट्टी और पानी बचा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दलदल में। नाउ दलदल में फिर क्या होंगे, ऐसे पौधे उगने लगेंगे जो दलदल में उगते हैं। उसकी वजह से फिर उतली जगह पर क्या बनेगी, जड़ें। अगर जड़ें बनेंगी तो जड़ें क्या करेंगी, उस मिट्टी को बहने नहीं देंगी, यानी वो मिट्टी को क्या कर देंगी, सेट कर देंगी, वहां पर उस मिट्टी को वो स्टोर कर देंगे। यानी अब आगे चल के क्या होगा, झील के असले नशीबे इलाके को वो क्या करना शुरू करेगी, भरना शुरू करेंगे। यानी नशीबी मतलब जो गड्ढे उनको वो फिल करना शुरू कर देगा। ना बिल आखिर क्या हो गया, जो झील है उस झील में अब छोटे पौधों की जगह पे बड़े बड़े तने वाले बॉक्स यानी बड़े बड़े पौधे उगने लगेंगे, और बिल आखिर झील जो है अब वो जमीन में क्या हो गई, तब्दील। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, यूट्रोफिकेशन। कि एक झील थी, एक समंदर था, अब वो झील और समंदर पानी जमा नहीं कर रहा है, अब उसकी जगह एक पूरी जमीन बन गई। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, यूट्रोफिकेशन। हाँ, हिटेड। तो हम नॉर्मली ये कहते हैं कि वहां पर ऐसे एनिमल रह रहे थे जिनका बॉडी का जो टेम्परेचर था, यानी हम उनको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल और वार्म ब्लडेड एनिमल, होम्योथर्मिक और पोइकिलोथर्मिक। ना 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 ना, वो एक अलग कंसेप्ट हो गया थर्मल पावर प्लांट वाला। यहाँ पर गर्म वालों का मतलब है कि जैसा हम है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 मेंटेन रहता है, लेकिन मछलियों का टेम्परेचर हमेशा 37 नहीं होगा, वो बढ़ेगा भी और कम भी होगा। इसलिए आप देखिए कि गर्मी के दिनों में जब बहुत ज्यादा धूप होती है तो कोई मछली ऊपर नहीं रहती, क्योंकि ऊपर का पानी पूरा गर्म हो चुका है। ना 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 ना, वो अपना टेम्परेचर मेंटेन, मतलब अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब ये कि जैसा जैसा पानी के अंदर कोल्ड वाटर में रहने वाले एनिमल की जगह वार्म वाटर एनिमल रहने लगेंगे, तो अब माहौल में चाहे कुछ भी तब्दीली आ जाओ उससे उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला, यानी वो उस जगह पर सरवाइव करेंगे। जैसा हम है, मौसम चेंज होता है लेकिन हमारे को ऐसा नहीं होता कि सर्दी आई तो हम मर गए या गर्मी आई तो हमारी डेथ हो गई, या फिर हम सिर्फ गर्मी में जिंदा रहते हैं और सर्दी में हमारी मौत हो जाती है, या हम सर्दी में हाइबरनेशन में चले जाते हैं, गर्मी में ऐसा नहीं है, हम हर मौसम में जिंदा रहते हैं। तो उस पानी में कुछ जानदार ऐसे रहेंगे जो अब हर मौसम में जिंदा रहना शुरू करेंगे। जैसे जैसे वो कोल्ड वो उस जगह पे रहना शुरू करेंगे तो वो क्या करेंगे, अपनी तादाद इतनी बढ़ा देंगे कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल उनके नंबर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से एक जगह पे दूसरी प्रजाति आ गई। समझ में आ रहा है? तो पहले वहां पर कुछ और एनिमल रहते थे, अब कुछ और एनिमल रह रहे हैं। अब जो एनिमल वहां रह रहे वो स्ट्रॉन्ग एनिमल है, हाँ, अब उनका सर्वाइवल रेट बढ़ गया। इस तरह से फिर अब वहां पर नबातात भी उगने लगेंगे, फिर ऐसे जानदार वहां आने लगेंगे जो उस जगह पे रहने लगेंगे। तो धीरे धीरे ये होगा कि अब वहां पर जो पानी था वो पानी कम 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 होता चला जा रहा है, और धीरे धीरे वही जानदार जो वहां रह रहे हैं उनकी डेथ होती है, वो मरते हैं, फिर वो उसी में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होके क्या बन जाते हैं, वो मिट्टी। तो धीरे धीरे मिट्टी क्या होते जा रही है, जमा होते जा रही है। तो एक वक्त ये था कि जहां पर झील थी, अब वहां पर झील पूरी तरह से खत्म होके क्या बन गई, एक सतह, हमवार सतह, यानी फ्लैट सरफेस बन गया, जिसको हम जमीन कहते हैं। सर, ओशन की केस में क्या होगा, वो कितने साल बने रहते हैं? तो ओशन की केस में मतलब ये जो प्रोसेस है कि कई बिलियन सालों के ऊपर डिपेंड है, एकदम अचानक में नहीं होंगे। अगर आपको इसका तजुर्बा करना है तो आप एक छोटा मोटा गड्ढा बनाइए आपके घर की तरफ और वहां पर नाले का पानी देख लीजिए,
या आपके अतराफ में कहीं पर अगर इस तरह के नाले वगैरह होंगे, तो नाले को अगर आप देखेंगे, या खुद हमारे घरों के पास की नाली या देख लीजिए, जब बरसात का मौसम होता तो उसके अंदर पूरी मिट्टी जमा हो जाती। मिट्टी जमा होने की वजह से आप उसको पानी गुजरने को जगह नहीं रहती, तो पानी हमारे सड़क से घूमता है। समझ में आया क्यों? क्योंकि वो जो नाली है, उस नाली के अंदर कचरा जमा करते 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 अब उस नाली का जो लेवल है मिट्टी का, वो इतना ज्यादा हो गया कि अब वो नाली नाली नहीं रही, बल्कि वो एक हमवार सतह हो गई। तो अब आपका गंदा पानी उसमें से बहने के बजाय रोड पे से बहता है। समझ में आया? इट इज अ टाइप ऑफ यूट्रोफिकेशन। क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को? यूट्रोफिकेशन। नाउ किसी झील की कुदरती उम्र या कुदरती उम्र रसीदगी, यानी उसकी नेचुरल उम्र क्या है, जिसको हजारों साल का अरसा लग सकता है, का इन्हिसार मौसम पर, झील के साइज पर और दीगर असबाब पर मुनहसिर होता है। ताहम इंसानी हरकत की वजह से पैदा होने वाले पोल्यूटेंट्स, जिसे जैसे कारखानों से या घरों से निकलने वाले इफ्लुएंस होते हैं या कचरा होता है, इस उम्र रसीदगी के अमल में नुमाया तेजी लाते हैं। यानी हर झील की अपनी एक नेचुरल उम्र है ना, जैसा हमारी एक उम्र है, नेचुरल उम्र है कि हम 60 साल में बूढ़े हो गए, लेकिन आर्टिफिशियल भी हमारी एक उम्र बढ़ जाती। यानी मैं 25 की उम्र में 45 का दिख रहा हूं, मेरे बाल बड़े हो गए, सफेद हो गए, टेंशन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान। तो वैसे ही यहां पर टेंशन क्रिएट हुआ, और ये टेंशन किसने क्रिएट किया? पोल्यूटेंट्स। किसने किया? पोल्यूटेंट्स। कौन से पोल्यूटेंट्स है? कारखानों से निकलने वाली गंदगी, घरों से निकलने वाली गंदगी। इसने क्या किया? वहां पर उस झील के अंदर या उस समंदर के अंदर जो जानदार थे उनको मार दिया। जब उनको मारेंगे तो वो जाके कहां सेटल होने वाले? नीचे। तो अब जैसे जैसे उनकी डेथ बढ़ेगी, वैसा वैसा नीचे सतह जमीन पे गंदगी बढ़ते जाएगी, और वो इतनी फास्ट बढ़ेगी जितना उसकी नेचुरल कुदरती एज से उससे फास्ट बढ़ेगी, और नतीजे में जो अमल होता है उसको हम कहते हैं कल्चरल या एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या है? जो बढ़ा चढ़ा के हुआ। बढ़ा चढ़ा के क्यों हुआ? क्योंकि इंसानों की हरकतों की वजह से, कारखानों के गंदे कचरे की वजह से। यानी एक पौधे की मौत वो 10 साल के बाद होने वाली थी, लेकिन आपने वहां जहरीला मादा ऐड कर दिया। जहरीले मादे की वजह से क्या हो गया? 10 साल में मरने वाला पौधा 1 साल में ही मर गया। यानी 10 साल के बाद जो झील का यूट्रोफिकेशन होने वाला था, वो 1 साल के बाद ही शुरू हो चुका है। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड बोलते हैं ना हम, एक्सेलरेटर, गाड़ी की स्पीड बढ़ाने का। तो वैसा ये एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन है, यानी यूट्रोफिकेशन की स्पीड क्या हो गई? बढ़ गई। नाउ गुज़श्ता सदी में जमीन के कई इलाकों में झीलों में सीवेज और जर्राती और सनती कचरे की वजह से शदीद यूट्रोफिकेशन हुआ। नाइट्रेट्स, फॉस्फेट बुनियादी पोल्यूटेंट्स है जो पौधों के लिए ग़िज़ा रसा है। यानी इसकी वजह से क्या होगा? आप यहां पर जब बात कर रहे हैं नाइट्रेट्स की, और जब आप बात कर रहे हैं फॉस्फेट की, तब भी हमने पढ़ा था ना नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स। तो मेनली जो मादे हमारे पास कचरे में निकलते हैं वो नाइट्रेट्स है, और कौन है? फॉस्फेट। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि हवा का पोल्यूटेंट नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड को जब आप तब्दील करेंगे तो वो नाइट्रोजन में जाएगा। अब वो नाइट्रेट बारिश के साथ जब जमीन पर आएगा तो जमीन के बारिश के पानी के साथ वो समंदर में जाएगा। समंदर में जब जाएगा तो ये नाइट्रेट वाला वाटर उस जगह पे जाने के बाद उस पानी के अंदर ग़िज़ा का काम करेगा, और उसकी वजह से वहां पर पौधों की तादाद बढ़ जाएगी। प्लांट्स में भी कौन से वाले, जैसा आपने किंगडम प्लांटी पढ़ा होगा, तो किंगडम प्लांटी में आपने पढ़ा होगा कि एल्गी। तो एल्गी की ग्रोथ क्या होंगी? फास्ट। जैसा हमने कहा देखा अभी एल्गल ब्लूम, कल देखे ना हमने एल्गल ब्लूम, कि उस जगह पे नामियाती मादों में एल्गी की पैदावार क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसी तरह से ये एल्गी के नमू में मजीद इजाफा करता है, जिसकी वजह से वहां पर वो पूरा घिनौना, यानी घिनौना नहीं है बल्कि घना घना और बदबूदार झाग बन जाता है ना। हम देखते हैं कि पूरा पूरा ग्रीनरी हो जाता है, घना घना हो जाता है, डेंस हो जाता है पूरा, और इसी तरह से वहां से फिर स्मेल आना शुरू होती है। जैसा आमतौर पर हम देखते हैं कि जहां पर कीचड़ वगैरह जमा होता है और जब वहां पर ग्रीनरी दिखाई देती है, यानी वहां पर एल्गी उगने लगती है, तो वहां पर सड़ी हुई बदबू आने लगती है। तो वो सड़ी हुई बदबू क्यों आ रही होती है? वो सड़ी हुई बदबू किसकी वजह से आ रही होती है? एल्गी की वजह से। और कुछ दिनों के बाद अब वो जगह पर क्या हो जाएगा? पानी ठहरेगा नहीं, अब वो झील की जगह क्या बनते चले जाएगी? जमीन। क्योंकि वो एल्गी के बाद वहां पर कौन आएंगे?
प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बड़े बड़े तने हैं, तो इस तरह से बड़े बड़े पौधे, बड़े बड़े तने वाले पौधे बड़े बड़े तने वाले प्लांट वहां उगना शुरू हो जाएंगे, और बड़ी बड़ी जड़ों की वजह से अब उस जमीन के अंदर कोई झीज नहीं होगी। इस तरह से अब वहां पर पूरी हमवार सतह बन जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है यूट्रोफिकेशन। समझ में आया? तो एक प्रोसेस हमने क्या पढ़ा? बायोमैग्निफिकेशन। दूसरा प्रोसेस क्या पढ़ा? यूट्रोफिकेशन। ये दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं ना। अब एक और चीज की, एल्गी के ब्लूम की वजह से क्या होगा, कल भी हमने बात किए थे कि दूसरे जो आबी जानवर है, उन आबी जानवरों के लिए जो जरूरी ऑक्सीजन है वो भी वो क्या कर लेंगे, इस्तेमाल करेंगे। नतीजे में अब वो आबी जानवरों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उसकी वजह से उनकी क्या हो जाएगी, मौत। उनकी मौत हो गई तो वो भी कहां जाके सेटल हो जाएंगे, जमीन की सतह पर। इसी के साथ दूसरे पॉल्यूटेंट जो बहकर झील में आते हैं, मछलियों की तमाम आबादी को वो क्या कर देते हैं, जहर दे देते हैं, जिनके मुर्दे और सड़े हुए जिस्मानी हिस्से झील की ऑक्सीजन को मजीद क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इस तरह से झील वाकई क्या हो जाती है, घट जाती है, और आखिर में वो झील भी क्या हो जाती है, मर जाती है। यानी वो झील खत्म हो गई और अब वहां पर क्या बन गई, पूरी जमीन, पूरा लैंड एरिया बन गया। हाँ, बाद में तो वही होता है ना, फिर वहां प्लांट वगैरह। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान ये होगा कि अब हमारे पास जो आबी जखायर थे, पीने के पानी के जो जखीरे थे, वो पूरी तरह से क्या हो गए, खत्म। उल्टा हो गया, इसको सीधा कर दिया, दिख रहा ना सीधा। कॉल वाला ना, उसको तो बदमाश को फटके देना पड़ेगा। अरे भाई मैं नहीं उठा रहा, क्यों कर रहा भाई तू कॉल? कोई डाउट है क्या बच्चों? फातिमा, फाहमी बहुत दिनों के बाद ना। एक और कंसेप्ट है यहां पर, वो बिजली पैदा करने वालों का है। बिजली पैदा करने वाली इकाई का मतलब है यूनिट, यानी वो जो बिजली घर है उनकी बात हो रही है। मसलन हरारती बिजली घरों से निकला हुआ गर्म पानी। अब आप सोचिए कि जो थर्मल पावर प्लांट्स है और जहां से बिजली पैदा करना है, वहां से जो गर्म पानी है, वो गर्म पानी को अगर आप समंदर में गर्म पानी को भेज दें या गर्म पानी को छोड़ दें तो क्या होगा? अरे गर्म पानी चला गया तो गर्म पानी की वजह से वहां के जो जानदार है, मैक्सिमम जानदार क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, पॉल्यूटेंट्स का एक दूसरा मजमुआ है। यानी ये जो गर्म पानी है, ये भी एक तरह से पोल्यूटेंट का दूसरा मजमुआ है। थर्मल वेस्ट जो होता है, थर्मल वेस्ट जो वाटर होता है या थर्मल वेस्ट पानी जो होता है, ये ज्यादा दर्जे हरारत के लिए हसास उज़वियों को यकसर क्या कर देता है, खत्म कर देता है। यानी कोई जानदार है जो बहुत ज्यादा हीट सेंसिटिव है, हीट सेंसिटिव मतलब थोड़ी भी हीट बढ़ गई तो वो मर जाता, थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ा दो मर जाता। या कुछ जानदार ऐसे हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वो मेंटेन नहीं कर सकते। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उनके बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर कम होता है तो उनके बॉडी का भी टेम्परेचर कम होता है, जिनको हम होम्योथर्मिक एनिमल कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, सॉरी वार्म ब्लडेड एनिमल। जैसा हम कहते हैं कि मेंढक गर्मी के दिनों में नहीं दिखाई देती है, सर्दी के दिनों में भी नहीं दिखाई देती है ना, बारिश में दिखाई देती। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में भी वो अपना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकती, सर्दी के दिनों में भी अपना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए वो सर्दी के दिनों में हाइबरनेशन में चले जाती, यानी ऐसी जगह चली जाती है जहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो यानी गर्म लगे, और गर्मी के दिनों में ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पर टेम्परेचर कम हो, ठंडा लगे। सिर्फ वो बारिश के दिनों में रहती है। जमीन के अंदर ऐसी जगह पे जाती है जहां पर टेम्परेचर कम हो, गीला गीला। हाँ, यही तो खास बात है जो तुम लोगों ने वीडियो देखी है, मेंढक वाली वीडियो देखी है क्या तुमने? हाँ, वो देखा तो फिर तुमको समझ में आया, पूरा एक्सप्लेन है। हाँ, वो स्किन से ऑक्सीजन लेती, यानी वो उसके बाद लंग्स होने के बाद लंग्स से रेस्पिरेशन नहीं करती, उस वक्त वो लंग्स की एक्टिविटी को स्टॉप कर देती और सिर्फ स्किन के जरिए ऑक्सीजन को इनहेल करती है। सर, ये जो खराब पानी का बीओडी अपन करते हैं तो वहाँ पे अगर गर्म पानी डाल दिए, जैसा अच्छे पानी में मिक्स मटेरियल अगर चले गए इंडस्ट्री के उसके थ्रू, तो अगर अपने गर्म पानी डाल दिए तो वो आगे तो वैसे ही मर जाएंगे ना, फिर जिसको अपन बीओडी के थ्रू मारना है। ना 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 ना, यहाँ दो बातें हो रही है। एक वो बात हो रही है जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर ऐसा इफ्लुएंट है, ऐसा कचरा है जिसकी वजह से वहां पर दूसरे
जानदारों की ग्रोथ ज्यादा होती है, मछलियों के या आबी जानदारों के मुकाबले में दूसरे जानदारों की ग्रोथ ज्यादा हो रही है। जैसा एल्गी की ग्रोथ ज्यादा हो जा रही है पानी में, या वाटर हाइसिन की ग्रोथ ज्यादा हो जा रही है। उनकी ग्रोथ ज्यादा हो गई तो वो पूरी ऑक्सीजन को यूज कर ले रहे, और जिसका असल घर है मछलियों का, उनको ऑक्सीजन कम हो रही है और वो मर जा रहे। वो वहां बात हो रही थी। अब दूसरी बात ये हो रही है कि आपने कंटेंट चेंज नहीं करा, यानी न्यूट्रिएंट मटेरियल चेंज नहीं करा, आपने उस पानी की क्वालिटी चेंज नहीं करे, बट उस पानी का आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया। अब आपने वो टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, तो टेम्परेचर ज्यादा करने की वजह से भी वहां पर जानवरों की डेथ हो रही है, लेकिन इस मर्तबा उन जानवरों की डेथ हो रही है जो हीट रेजिस्टेंट है। बात समझ में आ गई? तो दो अलग अलग प्रोसेस है, बट दोनों का भी नतीजा एक ही है। क्या? जानवरों की डेथ। जानवरों की डेथ होगी तो वो जमीन में जाके जमा हो जाएंगे, वो जमीन में जाके जमा हो गए तो उसकी जो डेप्थ है धीरे धीरे वो कम होने लगेगी। डेप्थ अगर कम होने लगेगी तो एक वक्त आएगा कि दलदल बन जाएगा, दलदल बन जाएगा तो एल्गी आ जाएंगे, एल्गी आ जाएंगी तो बड़े बड़े जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म प्लांट आ जाएंगे। अब वो जगह पानी जमा करने के बजाय एक सतह बन गई, एक हमवार सतह बन गई, फ्लैट सरफेस बन गई जहां पर पानी ठहर नहीं सकता। तो इस तरह से झील की जगह वहां पर क्या आ गई? एक हमवार जमीन। यानी आपने क्या किया? पानी के पूरे जखीरे को खत्म कर दिया। बात समझ में आई? तो उसको बोला जाता है यूट्रोफिकेशन। या इनकी तादाद को क्या कर देता है? कम कर देता है। शदीद ठंडे पानी में कछुओं मछलियों की जो नमू है उसमें इजाफा कर देता है, लेकिन इससे पहले वहां से अवलियन बाशिंदे जैसे नबातात और हैवानात को क्या कर देता है? नुकसान पहुंचाता है। कछुए क्यों जिंदा रहेंगे? मछलियां क्यों जिंदा रह जाएगी? कछुए और मछलियां, इनकी नमू में इजाफा होगा, बट बाकी के दूसरे जो जानदार है उनकी क्या होने लगेंगी? डेथ। अब मछलियों में भी हर मछली जिंदा नहीं रहेगी, कुछ ही मछलियां जिंदी रहेगी। क्यों? क्योंकि इनके बॉडी के अंदर अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने का क्या होगा? मैकेनिज्म। इसकी वजह से ये टेम्परेचर चेंज होने के बाद भी अपने आप को क्या कर लेंगे? जिंदा रखने के काबिल होंगे। बट अगर इनके नंबर ज्यादा हो गए तो दूसरे जानदारों के नंबर कम हो जाएंगे। फिशेस माइग्रेट करती है ना, लेकिन माइग्रेशन के लिए उतनी बड़ी सरफेस चाहिए ना। छोटी सी नदी है या छोटा सा तालाब है, छोटा सा नाला है, वहां पर माइग्रेशन मतलब बहुत दूर तक माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि एक साल से फैक्ट्री का कचरा ऐड हो रहा है, तो एक वक्त तो ये आएगा कि वो पूरा पानी गंदा होगा ही 100%। भले ही उसको टाइम लगेगा, लेकिन एक साल के बाद हो सकता है कि वो पूरा पानी गंदा हो गया। जब पूरा पानी गंदा हो गया तो उसमें रहने वाले जितने भी जानदार है सबकी क्या हो जाएगी? समझे? ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिनको याद रखना है। एक कौन सा है? बायोमैग्निफिकेशन, और दूसरा कौन सा है? यूट्रोफिकेशन। याद रहेगा? ठीक ना। इसके बाद है इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ये हम लोग नमाज के बाद देखेंगे। ठीक है। मगरिब की नमाज को शायद 2 या 3 मिनट है, अजान होगी अब। ठीक। ऑनलाइन वालों को किसी को कोई डाउट है? फाहमी मेरे को कॉल करना बेटा बाद में यहाँ से। ठीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।